नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब पर सभी व्यूवर्स का दूसरे लेक्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत बहुत स्वागत। प्रिय व्यूवर्स, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ये कॉम्पिटिटिव सेशन का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की बात की थी और आज हम आपके लिए दूसरे लेक्चर पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का या जीवधारियों का वर्गीकरण लेकर के आए हैं। और यह जीवधारियों का वर्गीकरण जैसा कि आप जानते हैं कि यह थोड़ा सा बड़ा विषय है। इसको हम कई चरणों में पूरा करेंगे, थोड़े थोड़े करके आपको सिखाते चलेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको यह क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवों का वर्गीकरण प्रत्येक सेशन के साथ याद होता चले। तो सीधे हम सेशन की ओर बढ़ें और आज का विषय प्रथम चरण में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हिंदी में इसको कहें तो जीवों का वर्गीकरण। बच्चों, आपको बता दें, इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एसआई हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, अभी क्लासिफिकेशन के चैप्टर को आयोग ने नहीं जोड़ा था। अभी ये रिसेंटली क्लासिफिकेशन या जीवों के वर्गीकरण को ऐड किया है और क्लासिफिकेशन के ऐड करने से साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ा और गूढ़ हो गई है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा सा, जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ा सा कठिन, क्योंकि शब्दों की जटिलता होगी और जीवों के बारे में आपको पढ़ना होगा, जीवों के बारे में आपको समझना होगा। इसलिए थोड़ा सा ये अन्य चैप्टरों की तुलना में कठिन होगा, पर उसको हम सरल भाषा में आपको समझा करके और चलते हुए सेशन में आपको याद करवा देंगे, इसकी गारंटी है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या वर्गीकरण कहते किसे हैं, सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करिए। वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों या ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप जानते हैं कि जब संख्या ज़्यादा हो गई किसी भी चीज़ की, मानिए एक कक्षा है और उस कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 स्टूडेंट में एक टीचर को जानकारी लेने के लिए भेजा जाए कि आप जाओ और 40 मिनट में इन 50 बच्चों के बारे में जानकारी कलेक्ट करके ले आओ कि ये बच्चे कैसे हैं। तो यदि वो टीचर उस क्लास में जाते हैं और एक एक बच्चे पर एक एक मिनट गुजारते हैं तो 50 बच्चों में 40 मिनट के समय में गुजारना उनके लिए मुश्किल होगा। तो वो टीचर क्लास में पहुंच करके एक उपाय निकालते हैं। एक उपाय ऐसा निकालते हैं कि 2 लाइनें बनाते हैं और 2 लाइनों में पहली लाइन में एक होशियार बच्चों की लाइन बनाते हैं और एक गधे बच्चों वाली बनाते हैं। होशियार बच्चों में जो पहला बच्चा होता है उसकी पूरी जानकारी को वो लिखते हैं और इसी तरह से गधे वाले बच्चों की एक लाइन में जो पहला बच्चा होता है उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं। जो होशियार के बच्चे के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो करीब करीब पीछे जितने 25-30 बच्चे लगे हुए हैं, करीब करीब, पूरे नहीं, करीब करीब गुण मिलते जुलते हैं। और ऐसे गधे वाले लाइन की जितने भी लक्षण होते हैं वो पूरे उसमें मिलते हैं। इस तरह से वो जब ग्रुपिंग कर लेते हैं तो वो 40 मिनट से भी कम समय में ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि ये गधों की पहचान हो गई,
ये होशियार वाले बच्चों की पहचान हो गई। तो ये ग्रुपिंग करना, यही तो वर्गीकरण है। जब वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारे जीव आइडेंटिफाइड हो गए, पहचान कर लिए गए उनको, तो उनको पढ़ना मुश्किल होने लगा। तो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण की सहायता ली, जीवों को वर्गीकृत कर दिया और समान गुण वाले वर्गों को, जीवों को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया, असमान गुण को अलग ग्रुप बना दिया और वर्गीकरण करके उनके लक्षणों को पढ़ते रहे। बस इसीलिए वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। पहला पॉइंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट से लिखने के लिए, पहला पॉइंट आपके लिए हम बनाते हैं, ऐसे आप भी लिखिएगा। पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि सभी जीवधारी सभी जीवधारियों का अध्ययन अलग अलग बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल था, इसलिए वैज्ञानिकों ने समूहों का निर्माण किया। एक समूह में समान गुण वाले जीवों को रखा और उसमें से एक जीव को का संपूर्ण अध्ययन बाकी जीवों का अध्ययन करा दिया। इस तरह ग्रुप अध्ययन ही वर्गीकरण कहलाता है। दूसरी, अब वर्गीकरण में कौन कौन से पद शामिल किए जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि वर्गीकरण में कौन कौन से मुद्दे होते हैं, कैसे वर्गीकरण को की शुरुआत करते हैं, कौन कौन से गुणों को देखा जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं आपके लिए कि वर्गीकरण में मुख्य रूप से 4 पद होते हैं। वर्गीकरण में मुख्य रूप से 4 पद होते हैं। इसमें पहला पद, गंभीरता से इसको समझिएगा, इसमें पहला जो पद होता है वो किसी भी जीव की पहचान करना होता है। इसको अंग्रेजी में बच्चों आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कई बच्चों ने पिछले सेशन में जब हमने पहला लेक्चर दिया है तो उसने कहा है, बच्चों ने कहा है, कई व्यूअर्स ने कहा है कि सर इसका इंग्लिश फॉर्म भी आना चाहिए। बच्चों हमने कोशिश की है कि एक सामान्य हिंदी लिखें जिसको आप सामान्य रूप से कर सकते हो। उसकी अंग्रेजी जैसे द क्लासिफिकेशन हैव 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स
दैट इज फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान क्या है उस जीव की, पहला स्टेप होगा। तो टर्मिनोलॉजी जो होगी वो पूरी तरह से इंग्लिश में होगी और हिंदी में होगी। तो हिंदी और इंग्लिश के बच्चे इसको बड़ी समग्रता समझदारी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहचान, जब पहचान हो जाए जीव की तो दूसरा जो हम महत्वपूर्ण बिंदु करेंगे वो करेंगे कि किस ग्रुप में उसको रखा जाए, उसका वर्गीकरण कर देंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। इसके बाद तीसरा प्रमुख बिंदु होगा नामकरण। वर्गीकरण तो कर लिया, अब इसके बाद इसका प्रमुख बिंदु होता है नामनक्लेचर। इसके लिए भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, आगे हम आपको बताएंगे कैसे उसका नामनक्लेचर होता है। तो नामकरण करेंगे। और चौथा और अंतिम बिंदु होगा बच्चों वर्ग की पादानुक्रम। वर्ग की अनुक्रम, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी। कैसे हम उसका पूरी तरह से वर्गीकरण लिखेंगे। अब ये बायोलॉजी की भाषा है तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, आगे हम इसको विस्तार से आपको बता दें। तो वर्गीकरण में मुख्य रूप से 4 पद हम शामिल करते हैं, 4 स्टेप से फॉलो करते हुए तब उसका पूरी तरह से उस जीव के बारे में जानकारी होती है। इसमें पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है नामकरण या नॉमेनक्लेचर, और चौथा होता है उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण और वर्ग की पादानुक्रम। अब इसमें तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जीव की हम वास स्थान या स्थान का अध्ययन करेंगे कि उसको कैसे हम पहचान पाए कि ये जीव है। नामकरण में जो सर्वमान्य नाम होगा, जो देश में विदेश में हर जगह एक नाम से जाना जाएगा, उसको नामकरण में शामिल करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जीवों को विभिन्न वर्गों में बांट देंगे। और टैक्सानॉमिक पोजीशन में, बॉटनी में टैक्सानॉमिक, जूलॉजी में उसकी टैक्सानॉमिक, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, आगे हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे। इसमें रखने की ये प्रक्रिया टैक्सानॉमी में होगी। तो इसके बारे में विस्तार से हम नहीं बताते हैं आपको, सिर्फ एक एक लाइन यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। अब यदि हम टैक्सोनॉमी की बात करें या वर्ग की पादानुक्रम की बात करें तो दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज में हम आपको बताते हैं कि यदि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के आधार स्तंभ क्या है, आधार स्तंभ की व्याख्या की जाए तो 3 इसके प्रमुख आधार स्तंभ है। मतलब यदि किसी भी जीव की आप टैक्सोनॉमी बताते हैं तो उसके लिए 3 प्रमुख आधार स्तंभों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि वो साहब 3 आधार स्तंभ कौन है, तो पहला आधार स्तंभ आइडेंटिफिकेशन। पहला, किसी भी जीव का यदि आप टैक्सोनॉमिक पोजीशन बताने जा रहे हैं तो उस जीव की पहचान जरूरी होगी, पहचान चाहिए। दूसरा आधार स्तंभ, उसका वर्गीकरण चाहिए यानी क्लासिफिकेशन चाहिए, या इसी को वर्गीकरण कहेंगे।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात चाहिए कि उसका नामकरण हो जाए। और ऐसा नामकरण नहीं होना चाहिए जो आपके भी देश में वही बोला जाए और विदेश में जाएं तब भी उसको वही जाना जाए, पूरे देश में जाना जाए, पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, ऐसा नामकरण यानी उसका नामकरण। ये किसी भी जीव के टैक्सोनॉमिक पोजीशन के लिए 3 प्रमुख आधार स्तंभ होने ही चाहिए। यदि आप टैक्सोनॉमी की बात करेंगे या यदि आप वर्गीकरण की बात करते हैं तो 3 प्रमुख चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला क्या? पहचान हो, दूसरा वर्गीकरण हो और तीसरा नामकरण। तो ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो किसी भी जीव के बारे में विस्तृत व्याख्या हम कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, अक्सर, कि वर्गीकरण के इतिहास पर जाते हैं तो कभी सन, कभी वैज्ञानिक, इन पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हमें सवाल, जब ये सेशन सारे थ्योरी के सेशन समाप्त होंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी लाएंगे और उन सवालों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे जो सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वर्गीकरण का एक पॉइंट बनाते हैं, वर्गीकरण का इतिहास। अब ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत सब कुछ हो गया। वर्गीकरण को भी करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, या इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। आपको 2 वैज्ञानिकों का नाम हम पहले बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक हैं हिप्पोक्रेट्स, और दूसरे वैज्ञानिक हैं अरिस्टोटिल। 2 वैज्ञानिक, हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टोटिल, इन्होंने जंतुओं को, अभी जंतु की बात कर रहे हैं, जीव की नहीं बात कर रहे, जंतुओं की बात कर रहे हैं, पौधों को छोड़ रहे, इन्होंने जंतुओं को, पता है, 3 समूह में बांट दिया। याद कर लीजिएगा, हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल में संसार में जितने भी जंतु थे उनको 3 समूहों में बांटा था। यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में पूछता है कि हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने जंतुओं को सबसे पहले कितने समूहों में बांटा। आप याद रखिएगा, ये 3 समूहों में बांटा। चलिए बता देते हैं वो कौन कौन से समूह हैं। तो सबसे पहले जितने भी दुनिया के जंतु थे उनको बांटते समय इन्होंने एक पक्षी वर्ग बताया, या इसको बर्ड्स कह सकते हैं। दूसरा समूह ने लोगों ने बताया, दोनों हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने, इंसेक्ट, या इसको कीट वर्ग कहते हैं, आप इंसेक्ट्स कह सकते हैं। और तीसरा जो उन्होंने बताया वो थे मत्स्य वर्ग, या पिसीसेस ग्रुप। तो हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल जो इतिहास क्लासिफिकेशन का बताता है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि जो संसार के जंतु हैं उनको 3 प्रमुख ग्रुप में बांटा जा सकता है, जिसमें एक पक्षी वर्ग है, एक कीट वर्ग है और एक मत्स्य वर्ग है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हैं, ये इतिहास का दूसरा पॉइंट। दूसरे वैज्ञानिक थे प्लिनी द एल्डर, नोट करिएगा,
प्लीनी द एल्डर, ये दूसरे वैज्ञानिक थे, प्लीनी द एल्डर। इन्होंने एक किताब लिखी, इसके आगे लिख लीजिएगा, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया, ये याद रखना पड़ेगा, नेचुरलिस, ये किताब का नाम याद रखिएगा। हिस्टोरिया नेचुरलिस में 1000 पौधों का वर्गीकरण किया। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, कंपटीशन में अक्सर पूछता है। प्लिनी द एल्डर, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिस में 1000 पौधों का वर्गीकरण किया है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक वैज्ञानिक हैं जॉन रे। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। किताब का नाम लिखिएगा, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ये एक किताब थी और इस किताब में इस वैज्ञानिक ने, जॉन रे ने 18,000, फिगर याद रखिएगा, 18,000 से ज्यादा प्राणियों का, अब इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे, प्राणियों का अध्ययन किया तथा वर्गीकरण प्रस्तुत किया इन 18,000 का। साथ में एक विशेष बात जॉन रे से जुड़ी हुई है, ये कई परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया कि ये स्पीसीज के जनक भी हैं। एक शब्द आता है जाति या स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज या जाति के जनक हैं, जाति शब्द के जनक है। कोई सवाल पूछता है, देखिए विस्तारवादी सवाल आते हैं, तथ्यात्मक सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम सारी कुछ जानकारी हमारे पास होती है, पर ऐसे सवालों की जानकारी हमारे पास नहीं होती जो आधारभूत सवाल है। इसीलिए हम आपका अध्ययन जो है वो थ्योरेटिकल बेस पर ले जा रहे हैं। तो जॉन रे हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम किताब लिखी, उसमें 18,000 से ज़्यादा जीवों के बारे में वर्गीकरण प्रस्तुत किया और स्पीसीज शब्द या स्पीसीज या जाति शब्द का प्रादुर्भाव जॉन रे के द्वारा किया गया। अब इसके बाद जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, अब उनका विवरण हिस्ट्री में देखिए। वो वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। इनको तो आपने पढ़ा होगा, विस्तार से पढ़ा होगा। और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
कहलाते हैं। और इन्होंने एक किताब, कई किताबों का वर्णन किया है। इन्होंने एक किताब, जो कई किताबों में से एक किताब जो थी स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी किताब का नाम पहले दिखिएगा, इनकी जो बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, और एक थी फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका, ये दो किताबें, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका, ये दो किताबों में करीब करीब 5,900 जातियों को जीवित जातियों को, जीवित लिख लीजिएगा तो आपके समझ में आएगा, जीवित जातियों का वर्गीकरण पेश किया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाती है। एक किताब है स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका। 5,900 जीवित जातियों का वर्गीकरण पेश किया और इन्होंने बताया कि जो दुनिया के जीव हैं, ये देखते जाइएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरोलस लिनियस के बारे में, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो भी दुनिया के या संसार के जीव थे, वो संसार के जीव 6 समूह में बांटे गए। छह ग्रुप बनाए गए। और ये 6 ग्रुप कौन कौन से थे, अब इनके बारे में सबसे पहले आपको बता दें। पहला ग्रुप था बर्ड्स या पक्षी समूह। आप जब नोट्स बनाएंगे तो सिस्टमेटिक लिखते हुए इसको लिखिएगा, पक्षी समूह। पहला ग्रुप था पक्षी, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, जैसा उनके किताब पर लिखा हुआ सेम उसी तरह से लिखने की कोशिश करिएगा। पहला समूह बर्ड समूह। दूसरा समूह लिखा एम्फीबिया समूह, यानी उभयचर समूह। तीसरा उन्होंने लिखा मछली, सॉरी इधर हो गया, या स्पीसीज। चौथा जो समूह था वो था कीट वर्ग, या इंसेक्ट ग्रुप। पांचवा जो ग्रुप था वो था सरीसृप वर्ग या रेप्टाइल ग्रुप। और छठवां समूह, 6 समूह बनाए, और छठवां जो समूह था वो था स्तनधारी या मैमल्स। तो बच्चों ये 6 समूहों की व्याख्या किया कैरोलस लिनियस ने। फिर से देख लीजिए, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने किताब स्पीसीज प्लांटेरम और इस फिलोसोफिया बोटेनिका में 5,900 जीवित जातियों का वर्गीकरण पेश किया और संसार के संपूर्ण जीव जाति को 6 समूह में बांटा। इसमें पहला था पक्षी समूह, दूसरा था एम्फीबिया ग्रुप, तीसरा था स्पीसीज ग्रुप, चौथा था इंसेक्ट ग्रुप, पांचवा था रेप्टाइल ग्रुप और छठवां था स्तनधारी ग्रुप। तो ये
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कैरोनस लिनियस का योगदान। अब इसके बाद सजीव जगत को बांटने के लिए हिस्टोरियल बैकग्राउंड में देखते चलिएगा, सजीव जगत को विभाजित करने में, विभाजित का मतलब बांटने से नहीं है, विभाजित करने में या वर्गीकरण करने में मुख्य रूप से अर्नेस्ट हीकल, वैज्ञानिक का नाम याद करिए, सन भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सन भी आता है, अर्नेस्ट हीकल, इनका सन 1894, पहले वैज्ञानिक। दूसरा रॉबर्ट विटेकर, सन आता है इनका 1969, याद करिएगा, कई किताबों में 59 लिखा हुआ है, बदल दीजिएगा 1969। और तीसरा कार्ल बोस, और कार्ल बोस का योगदान 1977 का है। सन इसलिए लिख दिया है कि अभी जब हम क्लास को लाइव करने आ रहे थे तो एक पेपर देख रहे थे यूपीएससी का, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि अर्नेस्ट हीकल ने क्लासिफिकेशन का सन क्या था, किस सन में उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था, तो इसलिए सन भी ऐड कर दिया है कि 1894 में अर्नेस्ट हीकल, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल बॉस 1977 में इन वैज्ञानिकों ने सजीव जगत को विभाजित करने या वर्गीकरण करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। आगे जोड़ लीजिएगा, मुख्य रूप से भूमिका निभाई। अब ये सब वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से करते रहे। अब आगे से विस्तार रूप में जब वर्गीकरण की बात चली कि अब चूंकि फाइनल वर्गीकरण होना है, तो फाइनल वर्गीकरण में आगे लाइन लिखिएगा कि वर्गीकरण के क्रम का आधार वर्गीकरण के क्रम का आधार जीवों का उनके लक्षणों के आधार पर विभाजित करना है। अर्थात ध्यान से लाइनों को पढ़ने की कोशिश करिएगा, अर्थात बड़े से छोटे वर्ग तक, बड़े से छोटे वर्ग तक या वर्गों तक, बड़े से छोटे वर्गों तक जाकर सबसे छोटी इकाई जाति तक, जाति माने स्पीसीज तक पहुंचना। क्रम आधार कैसे शुरू करेंगे? पहले विस्तार से कोई जीव का वर्गीकरण करेंगे तो एक भीड़ में होगा, फिर उस भीड़ से धीरे धीरे करके
क्रम से, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सबसे निचले स्तर पर लाते हैं, तब उसका आइडेंटिफिकेशन स्पेशली कैसे होता है, कैसे बड़े से निकालकर उसको छोटे पर लाते हैं। ये लाइन हमने लिखी है कि वर्गीकरण के क्रम का आधार जीवों का उनको लक्षणों के आधार पर विभाजित करना है, अर्थात बड़े से छोटे वर्गों तक जाकर सबसे छोटी इकाई जात तक पहुंचाना। अब कैसे इसको पहुंचाते हैं, आपने जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे या आप 10th में जब रहे होंगे तभी आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि सबसे पहला जब किसी जीव के बारे में आप प्रैक्टिकल करने जब लैब में जाते रहे होंगे तो प्रैक्टिकल की जो कॉपी मिलती रही होगी उसका वर्गीकरण पहले लिखा रहा हो, तो वर्गीकरण में एक नाम ऊपर लिखा रहा होता है जिसको कहते हैं किंगडम, और किंगडम को हिंदी में जगत कहा जाता है। अब देखिए कैसे हम बड़े से छोटे पर ले जाएंगे। तो पहला हुआ किंगडम, फिर दूसरा फाइलम। अब फाइलम शब्द का उपयोग याद रखिएगा जंतु में किया जाता है। यदि जूलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो फाइलम लिखिएगा, और यदि आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो डिवीजन क्या लिखेंगे, डिवीजन। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, ये पादप पर लिखिएगा। फिर इसके बाद पहुंचते हैं फाइलम के बाद क्लास में। ये आप सब ने पढ़ा होगा, 10th तक सब साइंस वही है, और आपके कोर्स में 10th से ज़्यादा, 10th और 11th से ज़्यादा साइंस है भी नहीं। क्लास, इसको वर्ग कहते हैं। फिर इसके बाद एक नाम आता है ऑर्डर, और इसको हिंदी में गण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है फैमिली, या इसको हिंदी में कुल कहते हैं। फिर आता है वंश, या इसको क्या बोलते हैं, जीनस। और अंत में आप लिखते हो क्या, जाति। हमें यहीं तो पहुंचना था, इसको कहते हैं स्पीसीज। तो हुआ क्या, यदि इसकी लाइन को हम सर्वे करें और ऐसे नीचे से ऊपर जाएं तो यहां पर हम लिख सकते हैं उच्चतम, और यहां पर लिख सकते हैं निम्नतम। मानिए ये सबसे निचला हिस्सा होगा, ये सबसे ऊपरी हिस्सा। अब किसी जंतु का आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो पहले उसको बृहद रूप में देखेंगे, फिर वहां से उसका फाइलम तलाशेंगे, फिर उसका क्लास तलाशेंगे, फिर उसका ऑर्डर तलाशेंगे, फिर उसकी फैमिली देखेंगे, फिर उसका जीनस देखेंगे, अंत में लास्ट में अगले पॉइंट पर उसकी जाति के बारे में विवरण। तो इस तरह से एक वर्गीकरण की रूपरेखा बनती है, ये कहलाती है टैक्सोनॉमिक पोजीशन। अब मान लो जाति हमें मिल गई, जीव को हमने पहचान लिया, तो नामकरण के लिए एक फार्मूला दिया वैज्ञानिकों ने, जल्दी से उसके बारे में आपको बता दें। उस नामकरण के फार्मूले को द्विनाम पद्धति कहते हैं, द्विनाम पद्धति, या इसको अंग्रेजी में कहोगे बाई नॉमिनल, बाई नॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये द्विनाम पद्धति क्या है, किसी भी जीव का आपको याद होगा, आप अक्सर इसको याद किए होंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहते हैं होमियो सेपियन। रुकते हैं होमियो और सेपियन, आपने जाना ये होमियो क्या है, सेपियंस क्या है। होमियो आधा भाग हुआ, सेपियंस दूसरा भाग, और द्वि का मतलब है दो, अर्थात होमियो सेपियंस में दो चीजें घुसी, यही कहलाती है द्विनाम पद्धति। आगे हम विस्तार से आपको समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। द्विनाम पद्धति की खोजकर्ता भी कैरोलस लीनियस है, इन्हीं के द्वारा दिए गए।
और कैरोलस लिनियस ने इसको पता है 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में बताया था। इन्होंने बताया कि इसमें किसी भी जीव के, किसी भी जीव के वंश और जाति, वंश और जाति, यदि अंग्रेजी में कहें तो आप क्या बोलोगे बच्चों? जीनस एंड स्पीसीज। दो नामों को जोड़कर, जीनस और स्पीसीज मिलाकर नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो कैरोलस लिनियस भी नामकरण पद्धति के या द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी हैं। इसके नाम लिखने के तरीका जो है ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने कहा कि मनुष्य का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस, ये इसकी हिंदी है। यदि आपको इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो अंग्रेजी का पहला लेटर बड़ा होगा, होमो, और जो अंग्रेजी का दूसरा लेटर जो स्पीसीज का, ये जीनस है, याद रखिएगा ये जीनस है, और ये वाला हिस्सा स्पीसीज है। तो होमो का एच कैपिटल होगा और सेपियंस का यस हमेशा से, ये वाला हिस्सा जो है छोटा होगा। तो इसका यस छोटा और इसका यस बड़ा होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लिख रहे हों तो लिखते समय इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी हो। ये नामकरण की पद्धति। ऐसे ही मान लीजिए चावल का लिखते हैं तो चावल का क्या होता है? चावल का ऊर्जा सटाइवर, तो ऊर्जा सटाइवर में देखिए यस को हमने छोटा कर दिया, फिर अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे ही आपको नाम लिखना है। कुल मिलाकर के अंतिम अब सेशन को रोकेंगे और आपको बताते चलें कि अब आपको अगले सेशन में हम ये बताएंगे कि वर्गीकरण की कुल कितनी पद्धतियाँ दी गई। लिख देते हैं ताकि आपको जब सेशन में अगला सेशन आप अटेंड करें तो इसको पढ़ के आए। हम यहाँ जब अगले पार्ट 2 में आएंगे, क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 पार्ट को लेकर के आएंगे, तो आपको वर्गीकरण की, लिख रहे हैं आप पढ़ के रखिएगा, वर्गीकरण की कुल कितनी पद्धतियां होती हैं। हम आपको बता रहे हैं कुल 4 होती है। ये भी कॉम्पिटिटिव सवाल है, कुल 4 होती है। लेकिन ये चारों पद्धतियां हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको बताया है, जिसमें 2 जगत का वर्गीकरण, 3 जगत का वर्गीकरण, 4 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण, ये हम अगले सेशन में इसके पार्ट 2 में शामिल करेंगे। और जब अगले सेशन में हम इसको लेकर के आएंगे बच्चों, तो विस्तार से आप इसको अभी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिएगा, तो आपको पूरे सेशन की एक सिस्टमेटिक जानकारी होती चलेगी। तो वर्गीकरण जैसा चैप्टर जो कठिन लगता है वो आपको सरल लगेगा। तो अब आज जो सेशन में हमने आपके साथ हैंडल किया उसमें ये सारी चीज़ें रहीं। यहाँ से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जीवों के वर्गीकरण को शामिल किया है, जीवधारियों का अध्ययन, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, टैक्सोनॉमी, और सबको एक सिस्टमेटिक नोट के रूप में कन्वर्ट करिएगा ताकि
जब वर्गीकरण का पूरा चैप्टर हो जाए तो आपके पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट में वर्गीकरण हो तो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो माय व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। आपके साथ हम लाइव जुड़ पाएँ ये हमारा प्रयास है, और लाइव हम तभी आपसे जुड़ पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हम आपके साथ लाइव हो पाएंगे, और जब लाइव होंगे तो आपके सवालों का सीधा जवाब हम आपसे कर पाएंगे। तो लेते हैं अब आपसे विदा, फिर मिलते हैं नए पार्ट 2 क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।